Good morning, student. Tomorrow we have discussed about net income approach theory, and now today we discuss about net operating income approach. ये सेकंड अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हमेशा एग्जाम में आती है. कल इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. देन आज हम सेकंड अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके फ्रंट में लिखा हुआ है. XYZ Limited has issued 8% debenture of rupees 3 crore. It has operating profit of rupees 50 lakh. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बोलते हैं. ये मैंने पहले भी आपको जो क्लास हुई थी उसमें बताया है. इट बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास वियर द अप्रोप्रिएट क्लास कैपिटलाइजेशन. अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन अगर यहाँ पे लिखा होता है इक्विटी कैपिटलाइजेशन तो वो आपका के ई होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन लिखा है तो ये हमारा के होगा, के ई नहीं होगा. अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 10%. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. फाइंड आउट करना है मुझे वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन यानी कि वी एंड के ई फाइंड आउट करना है. अप्लाइंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. कौन से अप्रोच के थ्रू? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. वट वुड हैपन इफ द फर्म इंक्रीज द डेब्ट टू रुपीज़ 4 करोड़. तो क्या होगा अगर हमारी जो डेब्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा 4 करोड़. नाउ in this case the value of the firm and equity capitalization rate per net operating income approach can be found as follows. यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं मैंने, एक इनकम फर्स्ट इनकम सेकंड का. क्वेश्चन में पहले ही बोला है मुझे कि 8% डिबेंचर के अकॉर्डिंग मुझे 3 करोड़ मेरे को डिबेंचर्स गिवन है एंड 4 करोड़ डिबेंचर्स यहाँ पे आपको इंक्रीज हुआ है. क्वेश्चन में पहले बोला है अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन यानी कि के ओ आपको फाइंड आउट गिवन है 10%, बोथ में 10%. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही EBIT बोलते हैं जो कि गिवन है आपको 50 लाख. देन दोनों साइड 50 लाख. देन के ओ को मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज में. इसको मैं के ओ को 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा 0.1 फाइंड आउट होता है. देन अदर साइड भी 0.1. देन के ओ फाइंड आउट करने के बाद मेरे को वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है. तो वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करने के लिए मेरे जितने भी वैल्यू ऑफ द फर्म जो मेरे को फाइंड आउट करना है उसके लिए मैं EBIT को डिवाइड कर दूंगा के ओ से. देन मेरा फाइंड आउट हो जाएगा वी यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है. अगर मैं EBIT डिवाइडेड बाय 0.1 करता हूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेट होके आता है 50 लाख. 50 लाख. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर मैं वैल्यू ऑफ द फर्म और मेरे को वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स मेरे को गिवन होते हैं, जो कि मेरा डिवेंचर्स होता है वही मेरा वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है, जो कि 3 करोड़ एंड 4 करोड़ लिखा हुआ है. देन इसमें से अगर मैं वैल्यू ऑफ द फर्म में से वैल्यू ऑफ डिबेंचर को लेस करता हूँ तो मेरा फाइंड आउट होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी. ये मैंने फॉर्मूला भी लिखाया है. अगर मेरे को वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स फाइंड आउट करना है तो मेरी फॉर्मूला रोटेट हो जाता है. ठीक है, इतना मालूम होगा आपको. देन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मेरे को गिवन है. देन मैंने उसमें से लेस किया वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो 5 करोड़ में से 3 करोड़ लेस किया तो 2 करोड़. देन 5 करोड़ में से 4 करोड़ लेस किया तो 1 करोड़ मेरा फाइंड आउट हो जाता है. आफ्टर दैट EBIT मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 50 लाख. EBIT अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, EBIT में से अगर मैं इंटरेस्ट लेस करता हूँ, इंटरेस्ट कैसे लेस करते हूँ, इंटरेस्ट लेस करने के लिए मैं इस डिबेंचर का 8% निकालता हूँ. यानी कि अगर मैं डिबेंचर्स का यानी कि 3 करोड़ का कितना 8% निकालता हूँ डिवाइडेड बाय 100 करके, तो मेरा वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मेरा निकल जाता है. तो ये मेरा आ गया 24 लाख. देन 32 लाख. पहले मैं 3 करोड़ का 8% निकालूंगा तो 24 लाख. देन 4 करोड़ का 8% फाइंड आउट करूंगा तो मेरा निकल जाएगा 32 लाख. देन
अब EBIT और इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया। अब मैं EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देता हूँ तो मेरा EBT निकल जाता है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। और टैक्स मुझे गिवन नहीं है, टैक्स मुझे गिवन नहीं है तो मेरा एज इट इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। सॉरी, अर्निंग बिफोर टैक्स पहले माइनस करूँगा तो 50 में से अगर 24 लाख माइनस करता हूँ तो 26 लाख, 50 में से 32 लेस करता हूँ तो 18 लाख। देन EBT के बाद मैं टैक्स लेस करता हूँ, जो कि टैक्स मेरे को गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो टैक्स गिवन नहीं है तो EBT माइनस टैक्स EAT होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, तो वो भी मेरा सेम एज इट इज़ रहेगा। इसलिए मैंने EBT इक्वल टू EAT मैंने दोनों एक साथ ही लिख दिया है। देन उसके बाद मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट हो गया मेरा, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है। इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या किसकी ज़रूरत होती है, KE की। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है। अगर मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है तो EAT डिवाइडेड बाय KE, ठीक है। तो EAT है मेरे पास, EAT डिवाइडेड बाय VE करूँगा तो मेरा KE फाइंड आउट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने EAT इसमें से इसको डिवाइड कर दिया तो मेरा 13% आया। देन 18 में से 1 करोड़ को डिवाइड किया तो 18% आया। तो क्वेश्चन में यही है कि जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होती है, वैल्यू ऑफ द फर्म इसका ज़्यादा है, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म इसका ज़्यादा है, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इस इक्विटी इसका ज़्यादा है, सॉरी कॉस्ट ऑफ ओवर कैपिटल इसकी कम है। तो जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है उसी प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते हैं और वही प्रपोजल हम आगे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है आज, ये बेस था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।